नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, शक्तिपात को लेकर के आप लोगों ने बहुत प्रश्न किए हैं। क्या होता है शक्तिपात? कैसे होता है शक्तिपात? अलग अलग विधाओं में, अलग अलग विद्याओं में शक्तिपात अलग अलग प्रकार से होता है या कुछ समानता भी है? ये सारी बातों को आज मैं आपको क्लियर करूंगा। आज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपको कि शक्तिपात कब, कैसे, कहाँ, कितना और कब कब किया जाता है, कितना ये लाभकारी है, कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, कहाँ से ये आता है और कहाँ तक ये आपके भीतर चलता है। ये सब आपको समझना होगा। समझिएगा, आज के समय में, खासकर आज इंटरनेट के युग में, हमें तकरीबन सारी विधाओं के बारे में जानकारी मिल चुकी है। रेकी हीलिंग, लामा फेरा, ज्योतिष, ध्यान, साधना, यौगिक साधना, निमरोलॉजी, प्राणिक, टैरो, डाउजर, अनगिनत जितनी विधाएं चली आ रही थी, सदियों से जो चली आ रही थी, जो बहुत कम हाथों में थी, अब बहुत सहज रूप से सभी के हाथों में प्राप्त है। लेकिन सभी विधाओं में एक चीज कॉमन है, वो है इनिशिएशन, लाइटनिंग, शक्तिपात। लाइटनिंग या शाइनिंग शब्द हम एंजल हीलिंग में करते हैं। समझिएगा बात को, किसी भी विधा में इनिशिएशन यानी कि शक्तिपात कॉमन है। इसे ऐसे समझेंगे कि एक व्यक्ति जो किसी भी विधा को समझना या सीखना चाहता है, उसने पहले खुद को रिक्त किया, खाली किया। अब खाली होने के बाद एक नई विधा के लिए वो सज्ज हुआ, बैठा, और उस खाली ऑरा में, वो पूरी तरह से जब वो खाली हो चुका है, उस खाली ऑरा में गुरु, जो भी मास्टर हैं, जिन्होंने किसी भी विधा का, किसी भी विद्या का लंबे समय तक अभ्यास किया है, वो अपने विद्या का एक छोटा सा अंक, जैसे कि ये लंबा अभ्यास है, उसमें से एक मोती निकाल करके डाल दिया। मैंने सब डाल के दिखा दिया आपको। एक मोती निकाल, या सब भी डाल दें तो भी गुरु के पास कुछ भी खाली नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो अभ्यास कर ही रहे। उनके गुरु ने उन्हें ऐसे ही दिया था, उनके गुरु ने उन्हें भी ऐसे ही दिया था, और ये परंपरा चली आ रही। कोई एक महागुरु हुए हर विधा के, जिन्होंने उस विद्या का आवाहन सीधे ब्रह्मांड से किया, परमात्मा से प्राप्त किया, या दैव इच्छा से वह विद्या किसी एक इंसान को मिली। तो कहने का मतलब यह है, ये एक मोती, एक मन का बीज स्वरूप किसी एक व्यक्ति के, किसी एक जीव, एक आत्मा के सहस्त्रार चक्र में डाला जाता है। वह बीज उसके भीतर जाता है। अब उसकी साधना, यानी कि उस जो बीज डला है, तो वो मिट्टी, पानी, एटमॉस्फेयर कितना अच्छा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो बीज कितना फलेगा, कितना बढ़ेगा। उदाहरण स्वरूप में मैंने समझा दिया, मेटाफोरिकली मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब समझिएगा मेरी बात को। जब भी शक्तिपात करते हैं तो खाली होने का मतलब, अभी बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैं तो खाली नहीं हुआ था, मेरे अंदर तो पुरानी बहुत सारी विद्याएं चल रही थी, मैं तो बहुत कुछ सोच रहा था, बहुत कुछ जानता था। खाली होने का अर्थ केवल इतना है कि अभी शांत। ये बिल्कुल वैसा है, इसको समझिएगा। जब भी शक्तिपात करते हैं तो उपवास करने को कहते हैं। यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे का शक्तिपात है, 5 बजे शक्तिपात है, 6 बजे शक्तिपात है आपका, तो 12-15 घंटे, 16 घंटे से ही आपको कुछ नहीं खाने के लिए बोल दिया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? आप तो बचपन से खाते आ रहे हो, आपके शरीर में तो इतना कुछ भरा हुआ है, तभी तो ये मांसपेशी, ये मसल्स, ये हड्डी, ये आँखें, ये बाल इतने सुंदर हैं, है ना? खाली करने का अर्थ यह है कि अभी अपने उदर को, अपने अन्नमय कोश को, अपने ज्ञानमय कोश को, अपने मनोमय कोश को, अपने विज्ञानमय कोश को खाली कर देंगे। सब कुछ 16 घंटे से हम कुछ नहीं खाए तो शरीर खाली है। वैसे ही बहुत लंबे समय से पूरी तरह से ध्यान की अवस्था में रहेंगे, शरीर खाली करके, मन को खाली करके, त्राटक करके, ध्यान करके, नाम जाप करके, मंत्र जाप करने के बाद मन और शरीर खाली हो जाता है। कुछ ना करे, केवल प्राणायाम करने मात्र से, या फिर मैंने अभी अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम किया। भ्रामरी करें, यम रम हम,
किसी भी बीज मंत्र के साथ भ्रामरी करें। ये सारे प्राणायाम शरीर को खाली करते, मन को आभा मंडल को खाली करते। और उस समय आपके गुरु आपको सशरीर, अगर वो हैं तो आपके माथे पे अंगूठा रख करके आपको शक्तिपात देते हैं। सशरीर नहीं, आत्मा स्वरूप में है, तो आपके जन्म से पूर्व भी वो आपको शक्तिपात दे के जा सकते हैं। जी हाँ। और यदि आपके गुरु आपसे सशरीर बहुत दूर है, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, हजार, कई हजार किलोमीटर भी दूर हैं, तो भी वो आपको शक्तिपात देते हैं। रेकी हीलिंग में हम इसे ची बॉल के थ्रू करते हैं, अलग अलग साधनाओं में, मंत्रों के द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा, अपने दूरगामी अनुभवों के द्वारा शक्तिपात को इस तरह भेजा जाता है। ध्यान रखना, ऊर्जा के लिए टाइम और स्पेस कुछ है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? यानी कि एक शिशु जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ, जिसकी माता खुद अभी कुमारी है, एक 15 साल की बच्ची जो कि करीब 15 साल बाद माँ बनेगी, उसके शरीर से एक शिशु आएगा, वो शिशु बड़ा होगा और वो इस ज्ञान को धारण करेगा। उसके लिए भी गुरु आज शक्तिपात करके चले जाते हैं। ये प्राचीन कालों से होता आ रहा है। आज के समय में जो इतने कम उम्र में लोग सिद्ध हो जाते हैं, इतने कम उम्र में इतना ज्ञान प्राप्त कर लिए होते हैं, इतने कम उम्र में इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा समझाते हैं कि उनकी कही हुई आसान सी सहज सी बात आपके भीतर उतर जाती है, आपको आराम मिल जाता है, आप हील हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें चुना, वो पुरानी आत्मा है, उन्हें वो बीज मिला। हाँ, आप 100 अमरूद खाकर भी एक आम का स्वाद नहीं प्राप्त कर सकते। अमरूद गलत नहीं है, लेकिन स्वाद आम की चल रही है ना जी। आपको एक आम खाकर ही आम का स्वाद मिलेगा, या एक आम चख करके ही आम का स्वाद मिल जाएगा। तो आज जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, वह व्यक्ति आपको 2 लाइन क्या बोल दिया, आपको आराम मिल गया। इतनी किताबें पढ़ ली, इतने वीडियोस देख लिए, इतनी सत्संग कर लिए, कहीं आराम नहीं मिला। केवल वो 2 शब्द से आराम मिल गया। क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत थी अभी आम के स्वाद की, जो उससे मिल गया। वो आम का बीज कई सालों पहले उनके गुरु ने उनके भीतर बो दिया था, उनकी माता के भीतर बो दिया था, जो जाके आज उनके भीतर फला है। ये है शक्तिपात। शक्तिपात समझ गए ना? यानी कि एक व्यक्ति जो किसी साधना को लंबे समय तक किया है और उनके गुरुओं के द्वारा उन्हें वो बीज प्राप्त हुआ है, उस बीज को अपनी साधना से वो और बड़ा करता है और फलीभूत करता है और महान करता है, और उसका एक बीज आपके सहस्त्रार चक्र में डाल देता है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस बीज को आप फलें, क्योंकि आप इस बीज को प्राप्त हुए हैं। आप इससे अपनी साधना से, अपने कर्म से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपनी लगन से और आगे बढ़ाएं और उसका बीज किसी और को दें। यही परंपरा है। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को ये ज्ञान देते हैं और वह ज्ञान फिर फलकर फिर वह शिष्य अपने दूसरे शिष्यों को यह ज्ञान देता है, और ऐसे ही शक्तिपात एक दूसरे के लिए काम आता है। शक्तिपात के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे सहज तरीका, जो आज तक सबसे पुराना चला आ रहा है, वो ये है कि एक वस्त्र हो जो आपकी साधना के लिए हो, एक आसन हो जो आप हमेशा साधना के लिए प्रयोग करें, एक पानी का बर्तन हो जिससे आप हमेशा अपने ध्यान, साधना, हीलिंग प्रैक्टिस के टाइम पे उस जल को ग्रहण करने के लिए, जब प्यास लगे तो उस पानी पीने के लिए एक पानी का बर्तन हो, और एक चर्या हो जो आप पालन करते हो सुबह उठने की, या किसी एक समय में अपनी साधना करने की, चाहे वो रात के 2 बजे हो, दोपहर के 2 बजे हो, सुबह 4 बजे हो, या शाम के 6 बजे हो। ये 4 नियमों का पालन सभी साधक, सभी हीलर, सभी ज्ञानी करते हैं, और यही सिखाया जाता है कि एक चर्या का पालन करो, क्योंकि बार बार एक ही समय में एक ही कार्य करने से वह सिद्ध हो जाता है, और हजारों चीज़ों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। 10 ज्ञान को, 10 साधनाओं को भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक साधना को इस स्तर पे सिद्ध कर लीजिए कि वही आपकी पहचान, वही आपका कर्म, वही आपका धर्म बन जाए। यानी कि एक भूमि में एक जगह इतना गहरा कुआं खोदिए कि पहले पानी निकले,
बाद में लवण निकले यानी कि मिनरल्स निकले, बाद में मणि माणिक निकले, बाद में तेल निकले, लावा निकले और अंत में गर्भ में जाकर महाज्ञान की प्राप्ति हो सके। समझ पा रहे हैं? एक ही छेद, एक ही गड्ढा, एक ही कुआं आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं है कि और कुएं नहीं खोदना चाहिए, आप और भी ज्ञानों को ग्रहण कर सकते हैं। सबका शक्तिपात ऐसे ही लिया जाता है और शक्तिपात के और कई तरीके हो सकते हैं जिसको जानने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही होता है। कई विधाओं को ग्रहण करने के लिए, कई ज्ञान को ग्रहण करने के लिए कई दिनों का उपवास, कई दिनों का मौन, कई दिनों की चर्या का पालन भी करना पड़ता है। तो जिस विधा को भी आप ग्रहण करने वाले हैं, जैसे कि दुर्गा रेकी के लिए पूरी मंत्र साधना, नाम जप और एक लंबा उपवास, कभी कभी कई जातकों को मौन करने का भी के लिए कहा जाता है गुरुओं के द्वारा। तो वैसे ही हर विधा के लिए अलग अलग चर्या होती है और सब में शक्तिपात ऐसे ही होता है। गुरु या तो अंगूठा रख के देते हैं या तो दूर रह करके ची बॉल के द्वारा या अपनी एनर्जी के द्वारा या अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपने मंत्र के द्वारा शक्तिपात भेजते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ शक्तिपात को लेकर के आपकी जो बहुत सारी शंकाएं थी वो समाधान हो गई होगी। अगर कोई भी चीज़ बच गया हो तो को लिखिएगा मुझे और उस पर हम और चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से सारी चर्चा पूरी हो चुकी। ठीक है जी, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।